पटेल लोगों को, वो पटेल लोगों के जो हार्दिक पटेल हो या पटेल लोग हैं, उन लोगों के दिमाग में एक बात डाली गई है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को उधर एडमिशन मिलता है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और हम लायक लोग हैं, हमको नहीं मिलता है। तो तुम लोगों को, लायक लोगों को रिजर्वेशन वहां एडमिशन नहीं मिलता है, तो 50% जो ओपन है वो कौन ले रहा है? 3.5% तो ब्राह्मण है। अगर 3.5% ब्राह्मण है तो 50% केक पर अगर वो कब्जा कर रहा है तो कौन खा रहा है? अगर ब्राह्मण खा रहा है तो ब्राह्मण के विरोध में लड़ना चाहिए ना हार्दिक पटेल को। क्यों नहीं लड़ रहा है वो? आपका मतलब वो शेड्यूल कास्ट को टारगेट बना रहा है, कमजोर आदमी को टारगेट बना रहा है, वो शेड्यूल ट्राइब को टारगेट बना रहा है। उसको जिन्होंने उनके अधिकारों पर अतिक्रमण किया उनके खिलाफ में आंदोलन करना चाहिए ना। उनके खिलाफ में आंदोलन करने के लिए हम साथ देते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसका समर्थन भी करते हैं। अगर देश भर में अगर ये रिप्रेजेंटेशन मिलना है हर जाति को, हर जाति के कॉन्स्टिट्यूशन में जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, जाति समूह है। ये भी बहुत सारा % ओपन एरिया है। उस ओपन एरिया में कुछ ही जाति के जो लोग हैं वो कब्जा किए हुए हैं। उसकी वजह से किस आधार पर कह रहे हो ये? हा? किस आधार पर? ये सारे डाटा अवेलेबल है, सारा डाटा अवेलेबल है, क्योंकि जिनकी संख्या 3.5% है उन लोगों की संख्या एडमिनिस्ट्रेशन में अभी अगर जाके देखा जाए, सचिवालय में जाके देखो भारत सरकार के, तो सचिवालय में आपको पता चलेगा कि ये सचिवालय नहीं, ये ब्राह्मणालय है। आपका कहने का मतलब है जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में केवल 1-2 जातियों का कब्जा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर 100% रिजर्वेशन लागू कर दिया जाए तो सभी लोगों का असंतोष दूर हो जाएगा। और 100% रिजर्वेशन संख्या के अनुपात में लागू कर दो। जब भारत के संविधान ने शेड्यूल कास्ट को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया, शेड्यूल ट्राइब को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया, तो भारत का संविधान संख्या के अनुपात के सिद्धांत को स्वीकार करता है। जब संख्या के अनुपात के सिद्धांत को स्वीकार करता है तो इसका मतलब है संख्या के सिद्धांत को भारत का संविधान मानता है। तो संख्या के अनुपात के सिद्धांत को मानता है अगर भारत का संविधान, तो संख्या के अनुपात के सिद्धांत को एक्सटेंड किया जाए 100% तक, और 100% तक एक्सटेंड करके उसको सभी लोगों को दिया जाए। जैसे ये पटेल है, ये मिडिल कास्ट है, ये हाई कास्ट और SC ST OBC के बीच में ये मिडिल कास्ट है। जाट मिडिल कास्ट है, पटेल मिडिल कास्ट है, मराठा मिडिल कास्ट है, और भी कोई मिडिल कास्ट होगी। तो मिडिल कास्ट के नाम पर एक शेड्यूल बनाया जा सकता है। मौलिक बात यह है कि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर रहे। जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो लोगों के एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए उस हिसाब से मेडिकल की सीटें हो, इंजीनियरिंग की सीटें हो, प्रोफेशनल एजुकेशन की सीटें हो, उनकी पर्याप्त नहीं कर रहे। तो ये गवर्नमेंट चलाने वाले लोग वो अपने को कहते हैं वो मेरिटोरियस है, वो मेरिट वाले लोग हैं, मेरिट वाले लोग हैं, मगर इनका जो परफॉर्मेंस है वो नालायक लोगों का परफॉर्मेंस है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यदि लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, कानून बनाकर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, कानून बनाकर रिप्रेजेंटेशन देने से क्या होगा? मान लो मिडिल कास्ट की संख्या 5%, 10%, 15% है, उतना रिजर्व हो जाएगा, और उतना रिजर्व हो जाएगा दूसरे लोगों को उसमें एंट्री नहीं की जाएगी। मान लो 50% ओपन है, 50% ओपन है, 50% में अगर 15% मिडिल कास्ट के लोगों को दिया गया तो वो तो कोटा फिक्स होगा ना, उसमें कोई ब्राह्मण एंट्री नहीं करेगा। अगर कोई ब्राह्मण उसमें एंट्री नहीं करेगा तो इनका कोटा तो इनको मिलेगा। मतलब रिप्रेजेंटेशन के पहले एक सेंसस होना चाहिए। सेंसस सबसे ज्यादा जरूरी है। सेंसस ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 68-69 साल में इन्होंने जो बहुत बड़ा अन्याय किया है। अगर सेंसस हुआ और उसके साथ सोशियो इकोनॉमिक आंकड़े इकट्ठा किए गए तो 68 साल में इन्होंने केवल अन्याय करने का काम किया, और ये अन्याय करने का काम किया। ये आंकड़े पूरे के पूरे आंकड़े सामने आ जाएंगे, और आंकड़े दुनिया में जोर से ये कहेंगे, जोरदार आवाज से कहेंगे कि ये केवल 68 साल में केवल इतने इतने जाति के लिए काम किया तुमने। मिश्रम जी, अगर देना लेने का बात आप करते हो, देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है
कि आजाद भारत में बहुत सारे वंचित लोग ऐसे हैं जिनको आजादी के बारे में भी पता नहीं है। रिजर्वेशन के ऊपर और भी लोग जो बोलते हैं वो इकोनॉमी के ऊपर होना चाहिए, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? इकोनॉमी के ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपके बातों से तो लगता है कि इकोनॉमी के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये नहीं, जो लोग ऐसा कहते हैं इसमें पहले नंबर, हाँ, ये प्रस्ताव संविधान सभा में आया था, ये प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्ट होने वाले ये जो प्रस्ताव है ये रिजेक्ट करने में भी संविधान सभा में ब्राह्मणों की संख्या थी ज्यादा। मतलब इसको डिनाई करने वाले गांधी ने डिनाई किया, जवाहरलाल ने डिनाई किया, सरदार पटेल ने डिनाई किया, और तब संविधान में पास हुआ ना। सरदार पटेल ने भी डिनाई हाँ हाँ, ये पास हुआ, 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ। तो ये इकोनॉमी के ऊपर होना, इसके ऊपर आपका कोई लॉजिक नहीं दिखता? ये डिसाइडेड मैटर है, ये दोबारा डिसाइड करने का मामला नहीं है। पर माहौल तो और भी मैं मौलिक एक बात कहना चाहता हूं, मेरे भविष्य का फैसला कौन करेगा? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर ये लोकतंत्र है तो मेरे भविष्य का, शेड्यूल कास्ट के भविष्य का फैसला कौन करेगा? आप खुद करेंगे। शेड्यूल ट्राइब के भविष्य का फैसला कौन करेगा? बैकवर्ड क्लास के भविष्य का फैसला कौन करेगा? मेरा दुश्मन करेगा। हम लोगों को गुलाम बनाए रखने वाले लोग हमारे भविष्य का फैसला करेंगे। कौन होते हैं वो फैसला करने वाले? और उनको हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार किसने दिया? मैं कहता हूं मैं नहीं मानता, तो ये तो कहने का मेरे पास अधिकार है, मगर मेरे भविष्य का फैसला करने का अधिकार किसी दूसरे को तो है नहीं। वो तो नहीं कह सकता कि वामन मेश्राम के भविष्य का फैसला मैं लूंगा। ये मौलिक बात है। अगर हम आजाद है तो ये मेरा अधिकार है। अगर हम लोकतंत्र मानते हैं तो मैं प्रतिनिधि हूं उस समाज का, मैं निर्धारित करूंगा